Hey everyone, welcome to our YouTube channel Gur Mantra Siksha Ka Granth. My name is Nidhi Dua and in this video lecture I am going to explain you about structure of atom. Structure of atom के अंदर भी हम आज जो टॉपिक्स देखने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। सेकेंड टॉपिक डुअल नेचर ऑफ मैटर और थर्ड टॉपिक हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि है बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए कुछ पॉस्टुलेट्स दी थी, कुछ थ्योरीज दी थी। तो चलिए उन पॉस्टुलेट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली पॉस्टुलेट ये बताती है कि एटम के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। जिस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस का साइज काफ़ी स्मॉल होता है और ये हमेशा एटम के सेंटर में रहेगा। सेकेंड पॉस्टुलेट ये बताती है कि जितना भी नेगेटिव चार्ज है एटम के पास वो हमेशा रिवॉल्व करेगा अराउंड दी पॉजिटिव चार्ज। और आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा रिवॉल्व कर रहा है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर। और इस बोर के मॉडल को रेफर किया जाता है प्लानिटरी मॉडल से। प्लानिटरी मॉडल का मतलब है जिस तरीके से सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर मूव करते हैं उसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं ये जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है ये पूरा है न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, रेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें नाम दिया इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन जो पाथ कवर कर रहे हैं, जिस पाथ पर मूव कर रहे हैं, उन्हें नाम दिया गया ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट के पास डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। जो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अंदर से बाहर की ओर लगेगा, यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की ओर लगेगा और इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा जिससे कि बैलेंस बना रहे और इलेक्ट्रॉन मूव करता रहे। थर्ड पॉस्टुलेट ये बताती है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिटल्स whose angular momentum is integral multiple of h/2π। यानी कि इस पॉस्टुलेट के अंदर ये बताया गया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा nh/2π के। और आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr और ये बताया गया कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए nh/2π के। और एंगुलर मोमेंटम कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, इसका मतलब वैल्यू ऑफ n मस्ट बी अ होल नंबर। फोर्थ पॉस्टुलेट ये बताती है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट के अंदर रहेगा और वो कोई भी एनर्जी लूज नहीं करेगा। मतलब उसे जितनी एनर्जी लूज करनी होगी वो पहले ही लूज कर देगा अगर वो जंप कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर या वहीं है। लेकिन वो एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा और उस स्टेट को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट, जिस स्टेट के अंदर एटम कोई भी एनर्जी लूज नहीं कर रहा। फिफ्थ पॉस्टुलेट ये बताती है कि जो भी स्टेशनरी ऑर्बिटल है या जो भी एटम अगर किसी स्टेशनरी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो उसके पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगी और उन ऑर्बिटल्स को
बोला जाता है एनर्जी लेवल। यानी कि अगर ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन की स्टेशनरी लेवल के अंदर उसके पास 1 जूल एनर्जी है, और थर्ड ऑर्बिटल के अंदर अगर 3 जूल एनर्जी है, तो वो उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो गए, क्योंकि उन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर डिफरेंट एनर्जी प्रेजेंट है। और इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स को नाम दिया गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन, या फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर KLMNO एटसेट्रा। अब हमारे पास है बोर की 6th पोस्टुलेट, जो कि ये बताती है एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन अकर when electron jumps from one stationary state to another। मतलब कि एमिशन या एब्जॉर्प्शन, एनर्जी या तो रेडिएट होगी या तो निकलेगी या फिर एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट। एनर्जी हमेशा तभी एब्सॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अंदर से बाहर की तरफ, और एनर्जी निकलेगी, एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बाहर से अंदर की तरफ। यहाँ पे अंदर और बाहर का मतलब है, अंदर की तरफ आप जानते हैं एटम के पास होता है न्यूक्लियस। जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिटल से जंप करेगा बाहर की तरफ, यानी न्यूक्लियस से दूर जंप करेगा, तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, और जब एटम बाहर से न्यूक्लियस के दूर से मूव करते हुए न्यूक्लियस के पास में जंप करेगा तो एनर्जी एमिट होगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तब वो एब्जॉर्ब करेगा कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को कहा जाएगा एक्साइटेड स्टेट। यानी कि एटम ने अपना ग्राउंड स्टेट छोड़ा और वो किसी अपने से ज़्यादा वाले ऑर्बिटल की तरफ भागा या जंप किया, यानी कि न्यूक्लियस से दूर वो जंप कर रहा है, तो उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन या एटम की एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड ऑर्बिटल। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसके सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर है और वो जंप कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और सेपरेशन एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से जंप करवाना किसी और ऑर्बिटल के अंदर। तो जितनी एनर्जी उसको ग्राउंड स्टेट से जंप करके उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर या किसी और एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने में लगेगी, उसे बोला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। और सेपरेशन एनर्जी का मतलब है कि उसे किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी एटम को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आने के लिए, उसे कहा जाएगा सेपरेशन एनर्जी। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, एक बार हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज द रिक्वायर्ड एनर्जी to liberate an electron from the ground state of an isolated atom is called ionization energy. Separation energy is the required energy to escape out an electron from its excited state. This is a very important point कि बोर का जो मॉडल है वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि हाइड्रोजन, He+, Li+2, सॉरी यहाँ पे Li+2 आएगा, ये Li+ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे Li+2 आएगा, तभी तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन जाएगा। अब हमने बोर की सारे पोस्टुलेट्स देख लिए हैं, तो चलिए अब हम इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। बोर के एप्लीकेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो फॉर्मूलेज हैं इन्हें अच्छे से नोट कर लें और इन्हें अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि अगर ये फॉर्मूलेज आपको लर्न होंगे तो यही हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में।
तो देखिए, सबसे पहले बोर ने हमें बताया कि रेडियस कैसे निकाली जाती है किसी भी ऑर्बिटल की। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, यानी कि और यहाँ पे n का वैल्यू बताता है कि ऑर्बिटल का नंबर कौन सा है। मतलब कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि एटम या इलेक्ट्रॉन उसके 4th ऑर्बिटल में है, 5th ऑर्बिटल में है, तो आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन उसके 5th ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो हम सिंपली यहाँ पे 5 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। एंड यहाँ पे z डिनोट करता है कि एटॉमिक नंबर कौन सा है। अगर क्वेश्चन हमसे हीलियम एटम की बात कर रहा है तो हम जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेडियस, किसी भी ऑर्बिटल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, और आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे पास आया वो था एनर्जी का। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। यहाँ पे भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है, z आपका एटॉमिक नंबर है और n आपका ऑर्बिटल का नंबर है। नेक्स्ट वी हैव द रिलेशनशिप्स बिटवीन एनर्जीज, और आप जानते हैं टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो वहीं से बोर ने रिलेशनशिप्स निकाले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी के बीच में और पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी के बीच में। तो वो रिलेशनशिप्स आए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर मूव कर रहा है तो उसके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। उस वेलोसिटी को काउंट करने का तरीका है, उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका है 2.186 इंटू 10⁸ जेड बाय एन सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। आई होप गाइज आपको बोर्स मॉडल यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से नोट करके रखने हैं, बहुत अच्छे से याद करके रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करती है। आपको ऑप्शंस के अंदर गिवन होगा एन स्क्वायर बाय जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, और आपको उसके अंदर से राइट ऑप्शन को चूज़ करना होगा, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न होंगे। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फॉर्मूलेज आप प्लीज़ अच्छे से लर्न कीजिए। अब हमारे पास हमारा सेकेंड टॉपिक है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। लुइस डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर ऑफ मैटर दिया था। लुइस डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया कि अगर नेचर के पास दोनों तरीके के, अगर लाइट के पास दोनों तरीके के नेचर हैं, यानी कि लाइट अगर पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है और वेव नेचर भी शो कर रही है, तो ऐसे बिहेवियर को उन्होंने डुअल बिहेवियर का नाम दिया। The wave nature of light rays and X-rays is proven on the basis of their interference and diffraction. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लीज़ याद रखिए कि जो भी वेव नेचर है लाइट का और एक्सरे का, वो दो टेक्निक्स के बेसिस के ऊपर प्रूव हुआ, और उन टेक्निक्स का नाम है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। डी ब्रॉगली ने अपना एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। उन्होंने कहा कि वेवलेंथ और मोमेंटम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। और आप जानते हैं जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो इसकी जगह आप पुट करेंगे h।
जो कि है प्लांक्स कांस्टेंट। और आपको ये भी पता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल्स टू mv। और जब हमने ये इंटर कन्वर्जन किया तो हमें पता चलता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। और यही डी ब्रोगली का फाइनल रिजल्ट था, जो कि रिलेशनशिप बता रहा है वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। अब देखिए ये जो रिलेशनशिप आया हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, इसको हम आइंस्टीन की इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप को कन्फाइन करने के लिए हमें 3 रिलेशनशिप्स की ज़रूरत है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आता है आइंस्टीन इक्वेशन, जो कि बताती है E इज इक्वल्स टू mc², यानी कि एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हमने देखा था E इज इक्वल्स टू h न्यू। और वेव थ्योरी के अंदर हमें पता चलता है स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। आप जब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे E इज इक्वल्स टू mc² इज इक्वल्स टू hc/λ, क्योंकि आपको पता है आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू mc² है, और जब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया E इज इक्वल्स टू hc/λ। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया। फिर जब यहाँ से आपने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल किया तो C से C कट हो गया, तो आपके पास बचता है mc इज इक्वल्स टू h/λ। और आप जानते हो p इज इक्वल्स टू h/λ, क्योंकि m इंटू c इज योर p, m इंटू v, c यहाँ पे वेलोसिटी का काम ही कर रहा है, तो इसको हमने लिख दिया p, और यहाँ से हमारे पास आ गया p इज इक्वल्स टू h/λ। और लैम्डा को जब हम इधर लेके गए तो p नीचे आ गया, तो हमें पता चल गया वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/p। और यहाँ पे भी हमारा यही रिलेशनशिप आया था, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/p और वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/mv। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि वेवलेंथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। It is clear from the above equation that the value of wavelength decreases or increases either m or v or both। तो इस पॉइंट से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, अगर आप मोमेंटम इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। नेक्स्ट वी हैव बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। देखिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी कुछ पोस्टुलेट्स बताए गए, कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, तो फटाफट उन्हें हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving around the nucleus is like a wave that flows in a circular orbitals around the nucleus। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो हमेशा वेव नेचर होता है, जो कि मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिटल्स के अंदर। अगर उन सर्कुलर ऑर्बिटल्स की रेडियस r है तो हम उनका सर्कमफेरेंस भी पता कर सकते हैं बाय अ सिंपल फॉर्मूला 2πr। और आप जानते हैं बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग mvr इज इक्वल्स टू nh/2π मिला था। एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो यहाँ पे जब आप 2π को इधर लेके गए और mv को आप नीचे लेके आए तो आपके पास सिंपल रिलेशनशिप आया 2πr इज इक्वल्स टू nh/mv। और mv आपको पता है होता है मोमेंटम, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशनशिप आया 2πr इज इक्वल्स टू nh/p। Next point is it is clear from the above description that according to de Broglie there is a similarity between wave theory and Bohr's theory। अब आप अच्छे से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग mvr इज इक्वल्स टू nh/2π आया, और जब आपने इसको इंटरचेंज किया तो ये आ गया nh/p, जो कि था वेव थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम अभी इस वीडियो के अंदर देखेंगे, तो चलिए अच्छे से इसे भी कवर अप करते हैं। Bohr's theory considers an electron as a material particle।
बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को एक मटेरियल पार्टिकल की तरह माना गया जिसका मास बहुत कम होता है. इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी. बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है और उसकी पोजीशन और मोमेंटम हम बहुत एक्यूरेटली बता सकते हैं. लेकिन when an electron is considered in form of wave as suggested by de Broglie, it is not possible to ascertain simultaneously the exact position and velocity of the electron. तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें बताता है, अगर डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर की तरीके से समझते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ये इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट टाइम पे, एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बताना और वेलोसिटी भी बताना. तो in 1927 वर्नर हाइंसबर्ग presented a principle known as Heisenberg's uncertainty principle, which states as it is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a body as small as an electron. तो यहाँ से हाइजेनबर्ग्स ने अपना एक प्रिंसिपल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि ये इम्पॉसिबल है एक ही टाइम पे किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी मोमेंटम बताना. तो ये देखिए हाइजेनबर्ग ने जो रिलेशनशिप दिया वो दिया था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी. आप जानते हैं डेल्टा एक्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया पोजीशन से कि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और डेल्टा पी है मोमेंटम m इंटू वी. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब उन्होंने अपना रिलेशनशिप दिया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, इस p के अंदर जो m आप देख रहे हैं क्योंकि p इज इक्वल्स टू एम वी, इसका मास काफ़ी कम होता है तो हम इस मास को निगलेक्ट भी कर सकते हैं. तो हम सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी must be equals to or greater than h upon 4 pi. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम. तो जो अनसर्टेनिटी आएगी, मास इसका कम है तो इसकी जो अनसर्टेनिटी आएगी वो काफ़ी ज़्यादा आएगी क्योंकि अगर किसी मटेरियल का मास कम है तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते. तो हमने फॉर्मूला पुट किया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एम. हमने h अपॉन 4 पाई एम की वैल्यूज़ पुट करी. h की वैल्यू आपको पता है 6.246 into 10 to the power -27 divided by 4 into 3.14 into mass of electron, that is 9.10 into 10 to the power -28. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.57 अर्ग सेकेंड पर ग्राम अप्रॉक्स. मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये डायरेक्ट याद रखें डेल्टा एक्स और डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड अर्ग सेकेंड पर ग्राम अप्रॉक्स. क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि आप सॉल्व करेंगे तो आप इसलिए इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं. और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी को अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बोला गया. आई होप आपको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपली ये बताता है कि कभी भी हम किसी भी बॉडी जिसका मास काफ़ी कम है, बहुत कम है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते या एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते एक ही टाइम पर. In the case of bigger particle, the value of uncertainty product is negligible. और अगर आप बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्टिकल ले रहे हैं तो उसका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट हमेशा नेग्लिजिबल के बराबर होगा. इफ़ द पोजीशन इज़ नोन क्वाइट एक्यूरेटली, अगर पोजीशन आपको एक्यूरेटली बतानी है तो
delta x should be very small and delta v becomes large and vice versa. यहाँ से हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल की, जो कि बताती है दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, कि ये प्रिंसिपल वेव नेचर को प्रूव करता है और इट होल्ड्स सिग्निफिकेंट वैल्यू इन क्वांटम वर्ल्ड. यहाँ से आपको पता है इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास कंक्लूजन आया था, प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई. आई होप आपको हाइजेनबर्ग्स का प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया. ओके गाइस, here we end up our lecture, but there is one important announcement कि अगर आप CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप CSIR UGC नेट के एस्पिरेंट हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर नेहा तनेजा मैम को ज़रूर फॉलो कीजिए. शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर देयर, जहाँ पे वो आपको डेली लाइव क्लासेस देती हैं और स्ट्रक्चरल कोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा. ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, you can go through with this detailed paid classes while using the referral code NEHA. You will get 10% discount on the total fee. Also, अगर आप हमारे YouTube चैनल गुरमंत्र पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. You can also join our Telegram channel, that is Gurmantra. For further queries, you can also mail us on tanejanehaofficial@gmail.com, or you can contact us on the given number. Thank you very much. I hope you guys liked the video.